ठीक है। तो शुरुआत के लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे को या तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। किसी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करेंगे, कितना फोर्स होगा वो आज डिराइव किया, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायट-सैवर्ट्स लॉ अपने को चाहिए था। समझ आया? तो बायट-सैवर्ट्स लॉ से पहले इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, फिर वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना? चलो भाई, ऐसे किया अपन ने। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर आर्क की वजह से बढ़िया किया है इन लोग ने। अगर आप उसको देखेंगे, रेफरेंसेस देखेंगे सीबीएसई की, तो उन लोग हर एक केस को अलग अलग बताते हैं। सर्कल अलग, सेमी सर्कल अलग, फिर आर्क अलग। आर्क का एक बता दो, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं उसके अंदर। तो ये बढ़िया किया है इन लोगों ने। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। एक सर्कुलर आर्क की वजह से आपको क्या निकालना है अभी? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है? कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। ये आपके पास क्या है? एक सर्कुलर आर्क है। ये यहाँ पर सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। ठीक है? इसमें से करंट जा रहा है कुछ आई। ठीक है ना? क्लियर हो गया? आई करंट जा रहा है। मैं इसका बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूँ बच्चों। ये वाला एंगल कितना बना रहा है? डी थीटा। और ये छोटा सा एलिमेंट क्या है? इसकी लेंथ क्या है? डी एल। लेंथ कैसे निकालते हैं? टेंजेंट बना दो, ये अपने को पता है। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? हर एक का डिस्टेंस कितना होगा? आर ही होगा, ये क्योंकि पार्ट ऑफ अ सर्कल होता है आर्क, है ना? तो हर एक का डिस्टेंस क्या होगा? आर। तो ये भी क्या होने वाला है? आर होने वाला है। ये समझता है अपने। तो ये अपने को क्लियर हो जाता है। अब ये छोटा सा जो आर्क है, उसमें से छोटा सा जो करंट एलिमेंट है, इसके वजह से यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो मुझे निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? करंट ऐसा है, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? अंदर। तो ये जाएगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर। समझ आता है? अब छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास क्या है? बायट-सैवर्ट्स लॉ। क्या है वो? म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर। समझ आता है? ठीक है ना? अब क्या, ये अपने को समझ में आ रहा है। अब समझने की एक और कोशिश करो कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, आर अपॉन क्या लिख सकते हैं? आर क्यूब, यानी आई डी एल हम लोग लिखते हैं म्यू 0/4 क्या लिखते हैं बताओ? आई डी एल बार क्रॉस आर बार, ऐसे लिखते थे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, आई डी एल साइन थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय क्या होगा? आर क्यूब। सबको क्लियर है? ठीक। ये थीटा किन के बीच का एंगल है? आर और डी एल। अब आर क्या है? देखो, अगर ये सर्कल है, ये आर्क है, तो ये आर क्या है? देखो, ये तो रेडियस है। और डीएल क्या है? डीएल का डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट। मैं आपको हमेशा बोलता हूं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90। तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन 90 आएगा। क्या आएगा? साइन 90। तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर वो छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी? म्यू 0/4 आई डी एल। और ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा साइन 90 यानी 1, ये हो जाएगा आर, और ये क्या हो जाएगा? आर क्यूब। एक आर कैंसिल कर देना। अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? वो समझाना से मुझे इस वजह से वो लिखा मैंने। तो बताओ क्या आएगा? ये हो जाएगा म्यू 0/4 क्या बचेगा? आई डी एल अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। सबको समझ आई बात? ठीक। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, किसके वजह से आई है? छोटे से एलिमेंट की वजह से। कहां पर आई? ओ पॉइंट पे आई। कौन से पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे, यानी सेंटर पे आई है। मैं ये पूरा आर्क की वजह से निकालना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? 0 एंगल से लेके थीटा एंगल तक। समझ आ गया? तो अब मैं क्या कर सकता हूं? देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीबी करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? 0 से थीटा तक। कहां तक? 0 से 0 एंगल यहां पर है, कहां से कहां तक करना पड़ेगा? थीटा एंगल तक। थीटा पूरा एंगल है, ठीक है ना? 0 से थीटा तक। डीबी कितना है बताओ? डीबी का वैल्यू पुट करो, म्यू 0/4 उसके बाद क्या आ जाएगा? आई डी एल अपॉन क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू थीटा। ठीक। अब समझने की कोशिश करो। ये जो है, ये भी तो एक छोटा सा आर्क है। आर्क लेंथ जो होती है, या एंगल का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बताओ जरा? बोलो, एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है? डी थीटा क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो डीएल क्या होगा बताओ? डीएल हो जाएगा
डीएल हो जाएगा आर डी थीटा। तो डीएल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर डी थीटा। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है बताओ, म्यू 0/4 कॉमन आ सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, आई कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर भी क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बच जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा, इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू थीटा, और डीएल बच जाएगा सिर्फ। डीएल की जगह क्या लिख दूंगा मैं, आर डी थीटा। समझ आ गया। लेकिन रेडियस तो कांस्टेंट है तो ये भी बाहर चले जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, देयरफॉर बी नेट क्या बचेगा बताओ, म्यू 0 आई अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा। समझ आता है, एक आर क्या हो गया कैंसिल। ये छोटे छोटे डी थीटा को ऐड करते जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्या मिल जाएगा, थीटा। सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास म्यू 0 आई अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 1 अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा थीटा। सबको समझा, और वही लिमिट पुट करोगे थीटा -0 फिर से क्या आएगा थीटा। तो ये अपने पास उसका फॉर्मूला है, इसको ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे, म्यू 0 आई अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई आर इंटू क्या है थीटा। ये किसी भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अगर इस आर्क को कंप्लीट करके पूरा सर्कल कर दिया जाए तो एंगल यहाँ पर टोटल कितना होगा 360, मतलब 2 पाई। कितना होगा 2 पाई। तो सर्कल के लिए अगर लिखेंगे तो बताओ क्या होगा, बी ऑफ सर्कल। सर्कल के लिए क्या होगा बताओ, पूरे सर्कल के लिए थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई। तो म्यू 0 आई अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई और ये पाई और ये क्या हो जाएगा 2, समझे, ठीक है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन क्या हो जाएगा 2r। ये सर्कुलर आर्क के लिए हो गया, यानी सर्कुलर कॉइल के लिए हो गया। समझ आ गया। अगर सेमी सर्कल होगा तो क्या लिखेंगे वहां पर, पाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पाई। समझ आ गया। एनसीईआरटी या उसके रेफरेंसेस में सबका अलग अलग डेरिवेशन है। इसमें बस क्या करो, आर्क के लिए निकालो, थीटा पुट करते रहो, आंसर आ जाएगा। समझ आई बात, ठीक है ना। कॉपी कर लो। तो अभी हम लोग को क्या करना है, कोई करंट कैरिंग कॉइल है और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसके एक्सिस पर। क्या निकालना है, उसके एक्सिस पर। समझ आ गया। आप बोलेंगे सर करंट कैरिंग कॉइल तो अब भी था, ये करंट कैरिंग कॉइल तो आपने मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाला उसके सेंटर पर। क्या निकाला, सेंटर पर। देखो सेंटर पे आया कितना है, म्यू 0/2r, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब ये जो आपका करंट कैरिंग कॉइल है, ये जो आपका करंट कैरिंग कॉइल है, इस करंट कैरिंग कॉइल का ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। करंट कैरिंग कॉइल को जैसे वो मम्मी का बैंगल होता है ना, चूड़ी, ठीक है। तो वो चूड़ी आधी बोर्ड के अंदर है, आधी बोर्ड के बाहर है, ऐसे इमेजिन करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी मम्मी की चूड़ी है, यानी बेसिकली क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है। तो सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड पता है मुझे क्या करना है, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। समझ आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है, उसका एक्सिस है। तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। समझ आ रहा है मंतशा, ठीक है। चलो भाई, तो ये जो है अभी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो आपकी बुक में मुझे शुरुआत में लग रहा था कि इसने इसको कॉम्प्लिकेटेड किया है, लेकिन उसने उसको आसान बनाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। तो आसान है वो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। ध्यान क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला है अपने पास क्या है, वो म्यू 0/4 पाई आई dl बार क्रॉस r बार अपॉन क्या होता है r क्यूब। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो किसके अलाउंग होता है, dl बार क्रॉस r बार के डायरेक्शन के अलाउंग। तो हमारा है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप, ठीक है ना। तो एक सर्कुलर कॉइल है, उसके वजह से अपने को क्या करना है, एक्सिस पे क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। समझ आ रहा है। चलो, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो ये जो हमने कॉइल ऐसे लिया था और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाला, जनरली यही ट्रेंड होता है, ऐसे इसको निकालते हैं। सीबीएसई और एनसीईआरटी वगैरह में सब ऐसे ही दिया है, ओल्ड रेफरेंस में भी, ओल्ड अपनी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया था। लेकिन अब क्या कर दिया, इन लोग ने कॉइल को ऐसे रख दिया है। समझ आ गया, ठीक है ना। अब भी वही बैंगल है, लेकिन वो बैंगल ऐसे जा रहा था ना, आधा अंदर आधा बाहर, अब क्या कर दिया, ऐसे डाल दिया, आधा अंदर आधा बाहर, ठीक है ना। क्लियर हो। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इनकी वजह से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसका एक्सिस कौन सा होगा, ये होगा इसका एक्सिस। इमेजिन कर पा रहे हो सब, ये इसका क्या है, एक्सिस है। बस वो कॉइल जो ऐसा था उसको टेढ़ा कर दिया हम लोग ने।
समझ आया, ठीक है ना। तो कॉइल जो ऐसे स्टैंड कर रहा था उसको अपन ने ऐसे लेटा दिया है। अब अपने को क्या करना है, इसके वजह से इस पॉइंट पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। किसके वजह से? ये कॉइल की वजह से। तो ये कॉइल की वजह से क्या करनी है अपने को, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये हमारा कॉइल है, ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ कोई पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट पे अपने को क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या, कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? तो उसने क्या कर दिया, सबसे पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया। छोटा सा करंट एलिमेंट, इसका ये डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट जो अंदर की तरफ जा रहा है, बताया था मैंने, जो करंट के डायरेक्शन में होता है अंदर की तरफ भी जा रहा है, DL बार। और ये पॉइंट से इसको उसने मिला दिया। समझ में आ गया, ये क्या होगा, R बार। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब क्या, DL बार कहाँ है, इमेजिन करो, अंदर है। R बार कहाँ पर है, ऐसा है, इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग। ये कैसा है, DL बार कहाँ है बताओ, अंदर, क्योंकि ये कॉइल ऐसा है ना, तो करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है घूम करके। तो ये अगर एलिमेंट लूंगा तो DL बार कहाँ जाएगा, अंदर। और ये क्या है आपका, R बार। समझ में आ गया। तो DL बार का है अंदर और ये आपका क्या है, R बार। समझ आता है, ठीक है ना। अब क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, DL बार क्रॉस R बार के डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, DL बार क्रॉस R बार। तो DL बार ये और उसके तरफ R बार ये, तो DL बार क्रॉस R बार ये है। समझ आ गया। ये जो आपका आएगा यहाँ पर DL बार क्रॉस R बार, तो कुछ यहाँ बनेगा ऐसे परपेंडिकुलर, है ना। DL बार अंदर, R बार ये। समझ आ गया। तो DL बार क्रॉस R बार कुछ ये बनेगा। वापस से, DL बार कहाँ है, अंदर, R बार क्या है, ये R बार है, ऐसा कुछ है। समझ आ रहा है सबको। तो DL बार अंदर, R बार ये। तो DL बार क्रॉस R बार कहाँ जाएगा, ये जाएगा। समझ आ गया। ये जो है देखो R बार पे बैठा है, इसको R बार पे ऐसे चढ़ा करके मैं ऊपर ले जाता हूँ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, वही किया है बुक में भी, ठीक है ना। तो ये R बार चढ़ा करके इधर ले गया, तो ये क्या बन गया अपना, DB बार। टेक्स्ट बुक में चेक करो, देखो DB बार कहाँ है। अब समझा कैसे आया है वो। तो DL बार अंदर है, DL बार कहाँ है, अंदर के डायरेक्शन में है, वो इसे समझाना पड़ेगा। कहाँ है वो, अंदर के डायरेक्शन में। और R बार कहाँ है, ये है। तो ये DL बार क्रॉस R बार, तो ये बना और ये से ऊपर चढ़ा के यहाँ ले आए हम लोग। अब समझ आता है, ठीक। DB बार के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ये कौन सा होगा, DB परपेंडिकुलर। ये कौन सा होगा, DB पैरेलल। तो इसको बोल सकते हैं, अगर ये थीटा एंगल है तो इसको बोल सकते हैं क्या, DB साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा, DB कॉस थीटा। सबको समझा, ठीक है। चलो भाई, ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ लिया था। एक छोटा एलिमेंट अगर यहाँ कंसिडर करूंगा तो इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, बाहर। और ये इधर पे मिला दूंगा इसको मैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब मुझे बताओ DB बार ये कहाँ जाएगा, देखो DB बार, और ये कहाँ जाएगा अभी, R बार। तो अब बताओ क्या होगा, DB बार प्लस R बार ये बनेगा। तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर लेके जाओ उसको। समझ आ गया, वो उस साइड बनेगा। फिर उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, DB cos थीटा, DB sin थीटा। कौन कैंसिल हो जाएगा, DB sin थीटा। समझ आ गया। फिर एक उधर लेना, फिर एक इस साइड पे लेना। तो अगर ऐसे घूम घूम करके हर एक एलिमेंट लोगे तो हर एक एलिमेंट की वजह से कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा चक्री में, DB sin थीटा। DB sin थीटा सब में से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, DB cos। सबके DB cos थीटा ऐड हो जाएंगे। समझ आ रहा है। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, सभी DB cos थीटा को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। समझ आ गया। तो अगर आप ये सबको इमेजिन कर पाए सब, यहाँ पर भी इधर पे ये बनेगा, ये DB बनेगा, इसका फिर क्या हो जाएगा, DB cos sin थीटा, DB sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और दोनों का DB cos थीटा क्या हो जाएगा, ऐड। अभी तो दो एलिमेंट लिया है, ऐसे घूम घूम करके क्या करोगे, हर एलिमेंट का लोगे तो सबका क्या हो जाएगा चक्री में, पूरा DB sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, DB cos थीटा। अब समझ आया। ये ज़्यादा इमेजिन करना है, ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू वो एक्स एक्सिस वाला, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, भेजे में जाता ही नहीं है वो। ठीक है, चलो भाई। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, सभी DB cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा। समझ आता है, ठीक। अब जो है अगर DB cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा तो मुझे देखना है सबसे पहले DB क्या चीज़ है। DB क्या है, μ0/4 पाई IDL sin थीटा डिवाइड बाय क्या है, r²। समझ आ रहा है। ये साइन थीटा और ये इधर पे अपना क्या है, कॉस थीटा। ठीक, ये थीटा क्या था, थीटा क्या था बताया था शुरुआत में, R और DL के बीच का एंगल। R और DL के बीच का एंगल क्या है, थीटा। DL कहाँ था बताओ, DL कहाँ था, अंदर। R कहाँ है, इधर पे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, R कहाँ पर है, इधर है। DL कहाँ है, अंदर। दोनों में एंगल कितना है, 90।
भले ही यार आपको ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे रखो तो एंगल कितना है 90। समझ आ गया? अब भी क्या है 90, ऐसे ही तो है अंदर और ये ऐसे, तो एंगल अब भी कितना है 90। समझ आ गया? तो इन दोनों में एंगल कितना है 90। ये अलग चीज़ है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है, उस पर ज़रा सा कभी रुकना, ठीक है ना। ये जो है साइन थीटा हम लोग लेते हैं, उसको थीटा मैंने रख दिया, तो यहाँ पर इसको लिख देना साइन अल्फा। क्या लिख देना? साइन अल्फा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी मैं क्या करूँगा, वैल्यू को पुट, यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले डायग्राम बना लो सब, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। डायग्राम बना लो जल्दी से। चलो ध्यान रखो, यहाँ पर जो है DL बार और R बार में जो एंगल है उसको अल्फा ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने थीटा ले लिया वहाँ पर, ठीक है। तो IDL साइन अल्फा लिखना है इसको। समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो IDL साइन अल्फा इंटू R, तो ये अपने को समझ में आ रहा है। इसके बाद जो है ये डिस्टेंस को क्या लिया गया है Z, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या लिया गया R, और ये डिस्टेंस तो अपने को पता है स्मॉल r होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये भी तो 90 है ना, उन दोनों को परपेंडिकुलर तो था ना वो, DL बार क्रॉस R बार, तो DB बार उसको परपेंडिकुलर था। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा। 90 में से पूरे 90 माइनस थीटा माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा थीटा। फिर ये देखो Z शेप बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब समझा? तो बुक में जो थीटा आया वो समझाया मैंने कहाँ से आया। ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब इसके बाद हम लोग को DB लिखना है। तो DB क्या है, DB है μ0/4 पाई IDL। उसके बाद क्या है बताओ, उसके बाद है साइन अल्फा लिखेंगे हम लोग, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R² इंटू क्या है कॉस थीटा। और यहाँ पर अल्फा कितना है 90 है, स्टार्ट में बता चुका हूँ। DL अंदर और ये आपका R, तो एंगल कितना है दोनों में 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये μ0/4 पाई, उसके बाद क्या हो जाएगा I, उसके बाद साइन अल्फा कितना है, साइन ये कितना है 90, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। R² भी क्या है कांस्टेंट है मेरे लिए, R² भी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। नहीं वो वेरी कर सकता है जैसे जैसे वो डिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो μ0/4 पाई बाहर आ गया, I भी बाहर आ गया, साइन 90 क्या हो गया 1 हो गया, बचा क्या अंदर, बचा कॉस थीटा, और साथ साथ में क्या बचा DL, और ये क्या बचा R²। इतनी चीज़ें बच गई, क्योंकि ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। DL लेंथ वेरी कर सकता है, थीटा वेरी कर सकता है, R² वेरी कर सकता है। अब कॉस थीटा निकालने की कोशिश करूंगा मैं, उस पर गौर करना। अभी कॉस थीटा क्या होगा, तो अगर इस ट्राइंगल को आप गौर से देखें तो इसमें कॉस थीटा क्या होगा बताओ। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है कैपिटल R, हाइपोटेन्यूज कौन है स्मॉल r। एडजेसेंट कौन है कैपिटल R, हाइपोटेन्यूज कौन है स्मॉल r। ये समझ में आता है। इसको 1 दे दो, इसके बाद या फिर इसको 1 दे देना, इसको 2 दो। फिर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ तो क्या आएगा बताओ, R² इज इक्वल टू क्या होगा R² प्लस Z² आएगा। ये डिस्टेंस कितना है Z है। समझ आ रहा है? ठीक, चलो भी। तो अब मैं cos थीटा का वैल्यू सबसे पहले पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0I अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई। उसके बाद का इंटीग्रेशन cos थीटा क्या है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, डिवाइडेड बाय क्या है बताओ, डिवाइड बाय ये R² है, डिवाइड बाय क्या है R², इसको लिखता हूँ मैं DL। सबको समझा? तो ये जो मेरे को दोनों मिला करके 2 मिला, उसको मैंने क्या कर दिया 1 में सब्सटीट्यूट किया, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है फाइनल बताओ। ये बन रहा है μ0/4 पाई, इंटीग्रेशन क्या बन रहा है R/r³, और ये क्या हो जाएगा DL। ये सबको समझा? ठीक। अब जो है R³ क्या होगा अब उसको समझो। यहाँ पर मेरे पास क्या है R² है, क्या है वो R²। इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या होगा बताओ, R² प्लस Z² द होल रेज़ टू हाफ, ये होगा। अब मैं क्यूबिंग कर देता हूं दोनों साइड पे, क्यूबिंग करूंगा तो बताओ क्या होगा, R³ इज इक्वल टू क्या होगा R² प्लस Z² द होल रेज़ टू क्या होगा 3/2। तो R³ क्या होता है R² प्लस Z² द होल रेज़ टू 3/2। तो R³ की जगह क्या लिखूंगा बताओ, B नेट अपने को क्या मिल रहा है, B नेट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है μ0I, यहाँ पर है μ0I अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई, और इंटीग्रेशन क्या होगा R अपॉन ये क्या है R² प्लस Z² द होल रेज़ टू क्या है 3/2, और ये क्या है DL। ठीक है, ये R कांस्टेंट है तो उसको बाहर फेंक दो, है ना, कांस्टेंट है ना, ये रेडियस तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदलने वाला, तो वो बाहर चला गया। तो अपने पास बचा क्या, ये बच गया अपने पास। सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करो उसको। ठीक है, तो ये हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है बस एक चीज़ ध्यान रखो कि इसमें देखो ये जो आपका कैपिटल R है ये कांस्टेंट है, कैपिटल R क्या है कांस्टेंट है, समझ आ रहा है, ठीक है ना, कैपिटल R क्या है कांस्टेंट है।
ये कैपिटल आर मतलब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये जेड भी क्या है कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया कांस्टेंट। तो बताओ बी नेट क्या बनेगा, बनेगा म्यू 0 आई आर अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई, और ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर द होल रेस्ट टू क्या होगा 3/2। अंदर क्या बचेगा डीएल का इंटीग्रेशन। डीएल मतलब ये छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड कर दो, छोटे छोटे एलिमेंट ऐड करके क्या मिलेगा पूरा सर्कल मिलेगा। सर्कल का लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई आर अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई और इंटू क्या होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर द होल रेस्ट टू 3/2 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर, ठीक है ना। तो 1 पाई कैंसिल, ठीक है ना। फिर 2 1 जा 2 2 जा, क्या बचेगा बताओ म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेस्ट टू क्या है 3/2। आ गया आंसर, समझे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट डेरिवेशन है आपके टेक्स्ट बुक का, तो जो आपने अभी कर लिया है, ठीक है ना। कॉपी करिए जल्दी से। ठीक है, चलो भाई, तो ये कर लिया हम लोग ने। अब इसके बाद एक दो चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, वो देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या आया म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बोलो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेस टू 3/2, ठीक है ना। तो एक्सेस इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके एक्सेस की किसी भी पॉइंट पे जो कि कितने डिस्टेंस पर है जेड के डिस्टेंस पर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन क्या है 2 टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेस टू क्या है 3/2। ये फॉर्मूला है, ठीक। चलो भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास ये आ गई। अब अगर हम लोग क्या कर दें, ये z का वैल्यू 0 कर दें, z का वैल्यू 0 कर दें मतलब इसको कहाँ लेके जाएं यहाँ पर, तो उसके सेंटर पे आ जाएं। तो सेंटर पे आ जाएं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर ऐसा हो जाए इफ z इज इक्वल टू 0 मतलब कहाँ पहुँच जाए हम लोग सेंटर पे पहुँच जाए, तो z का वैल्यू 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी बताओ म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ये तो 0 हो गया, तो बताओ क्या बचेगा आर स्क्वायर द होल रेस टू 3/2, ये और ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा आर क्यूब, ये दोनों कैंसिल होगा, बताओ क्या बचेगा म्यू 0 आई अपॉन 2r। चेक करो सेंटर पे क्या आती है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है म्यू 0 आई अपॉन 2r। अब समझा, क्लियर हो गया, सेम आ गया। तो ये तो ज़्यादा जनरल फॉर्मूला है, ये एक्सेस पे भी आंसर दे रहा है, सेंटर पे भी आंसर दे रहा है, तो ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। चलो भाई, ये सबको क्लियर हो गया। चलो इसके बाद जो है अगर ऐसा हो जाए, अच्छा ये तो एक टर्न के लिए, n टर्न्स होगा तो क्या करना, n से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर n टर्न्स होंगे तो क्या करना, n से मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ टर्न से, ठीक है, ध्यान रखो उसका। इसके बाद अगर ऐसा हो जाए, इसके बाद z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r हो जाए, अगर ऐसा हो जाए इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो हम लोग क्या कर देंगे r को निगलेक्ट कर देंगे। मतलब जो पॉइंट है वो ये रेडियस से बहुत दूरी पर है, मतलब बहुत दूर है, तो रेडियस से बहुत बड़ा हो गया, समझ आ गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो अब r को निगलेक्ट करना होगा, तो बताओ क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, बताओ म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा z को ये क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा z स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा z क्यूब बचेगा, क्या बचेगा z क्यूब। समझ आ रहा है, ठीक है ना, ये अपने पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है आप क्या करना, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर देना। इससे क्या होगा, ये पाई इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, उसका एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको म्यू 0 आई ए पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा a डिवाइड बाय क्या होगा 2 पाई z क्यूब। समझे, तो ये कंडीशन हम लोग को अगले चैप्टर में काम आने वाली है, समझ आ गया। तो अगर z बहुत ज़्यादा हो जाए r से तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सबको समझा, चलो कॉपी कर लो, ठीक है। चलो पैक कर लो, एम्पियर्स लॉ नेक्स्ट सेशन में।